तो सबसे पहले मेरा क्या लर्निंग रहा थिंक एंड ग्रो रिच के साथ वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास मैं पास हो रहा था और वहां पे नजदीक में एक गुजराती समाज है और वो गुजराती समाज में मैं रुका था और कुछ काम की वजह से मैं वहां पे गया था और रेलवे स्टेशन के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं पास हो रहा था और लाइफ में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल अनसक्सेसफुल था कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ पता नहीं था। शॉर्टकट वाला माइंड था पूरी तरह से कि कहीं से शॉर्टकट मिल जाए और कहीं से मिलियनर बन जाए इजीली, कम एफर्ट में, कम एनर्जी स्पेंड करके। तो इस टाइप का माइंडसेट था। और वहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे बुक वेंडर्स फुटपाथ पे बैठते हैं बाहर। आज तो मुझे पता नहीं है लेकिन उस टाइम पे 2010 की बात थी, 2010 की ये बात है। मैं वहां से पास हो रहा था और बहुत सारे बुक वेंडर्स वहां पे बुक फुटपाथ पे डिस्प्ले करके सेल कर रहे थे। तो वहां पे ये टाइटल मैंने पहली बार देखा कि सोचिए और अमीर बनिए, हिंदी में वो बुक थी। और वो बुक का टाइटल मुझे ठीक है अरुण जी, वो अब दरियागंज में है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर शायद नहीं बैठते। तो वो मेरे लिए ही बैठे थे अरुण जी उस टाइम पे क्योंकि मुझे थिंक एंड ग्रो रिच मिलना था। तो मैं वहां से पास हो रहा था और मैंने वो बुक का मैं वहां पे रुका एक बुक वेंडर के पास और अलग अलग टाइटल्स में देखने लगा और उसमें एक टाइटल था सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी वर्जन। तो मेरा माइंड वैसे भी शॉर्टकट पे ही काम कर रहा था कि कोई शॉर्टकट मुझे मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए कि जहाँ पे मुझे एफर्ट ना लगाना पड़े। और लेजी तो मैं था ही पहले से ही। तो इस वजह से ये टाइटल मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा कि सोचिए और अमीर बनिए। सोचने से ही अगर अमीर बन सकते हैं तो फिर ये सबसे बेस्ट बात है वर्ल्ड की, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसी वजह से मैंने वो बुक परचेज की कि सिर्फ सोचने से अगर अमीर बन सकते हैं तो ये ट्राई करना चाहिए मुझे एक बार, क्योंकि मैं मुझसे ज्यादा लेजी पर्सन कोई नहीं है। मुझसे ज्यादा शॉर्टकट मैं बिलीव करने वाला कोई पर्सन नहीं है। तो मुझे एक बार इसको देखना चाहिए और मैंने वो परचेज की। और गुजराती समाज में आके मैंने उसको रीड करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे मैं रीड करता गया पहले ही चैप्टर में मेरी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो गई। मेरा माइंडसेट, मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा सोचने का तरीका पूरी तरह से शुरुआत से ही, जब जब से मैंने उसको स्टार्ट किया रीड करना वहां से ही पूरी तरह से चेंज हो गया। और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे समझता गया और धीरे धीरे वो बुक मैंने कुछ टाइम में रीड करके कंप्लीट कर ली। और बाद में वही बुक को मैंने एक बार और कुछ टाइम के बाद रिपीट किया। और आज भी वो बुक मेरे पास है और उसमें कुछ बातें जो मुझे अ, अ, बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग थी और बहुत ही बड़े लर्निंग मोमेंट्स थे वो मेरे लिए। वो मैंने हाईलाइट भी किए थे बुक में, मैं अंडरलाइन करता था उस टाइम पे। तो आज भी वो बुक मेरे पास है। लेकिन लाइफ में क्या बेनिफिट हुआ वो बुक से, वो मैं दो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि थिंक एंड ग्रो रिच की वजह से मेरी लाइफ में कहाँ पे मुझे दो बड़ी सक्सेस मिली। और जब मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने का प्लान किया, जब मैंने टेक्निकल इंडस्ट्री को क्विट किया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था और बाद में कुछ सालों तक टेक्निकल वर्क किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये काम मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेनिंग फील्ड में जाऊंगा। और ट्रेनिंग फील्ड में भी बहुत कंपटीशन थी, तो मैंने शुरुआत में चूज किया कि मैं लेक्चरर या कहीं कहीं पे भी टीचर का कोई जॉब मुझे मिल रहा है तो वो मैं चूज करूंगा और वहां से मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक जगह पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे जॉब मिल गया।
और वो बिल्कुल सी कैटेगरी का इंजीनियरिंग कॉलेज था यहाँ पे राजकोट में। जहाँ पे किसी को कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता था तो वो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन मिलते थे। और सबसे लोएस्ट रैंक वाला कॉलेज था राजकोट में भी। वहाँ पे मेरा डेमो तो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पहली बार मैं स्टेज पे जाके कुछ बात कर रहा था। और वहाँ पे स्टूडेंट भी उस टाइप के थे कि अच्छे से अच्छे लेक्चरर को भी वो सुनना पसंद नहीं करते थे, उनको स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। तो डेमो मेरा अच्छा नहीं गया। फिर भी उन लोगों ने मुझे एक चांस दिया कि हम लोग आपको एक चांस देते हैं, अगर आप स्टेबल हो जाते हैं विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ तो आप फिर आगे काम कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे काम स्टार्ट किया और वहां पे स्टूडेंट की क्लास एक क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम से कम 60-70 के आसपास थी। और मैं लिटरली वहां पे फेल हो गया और मैं स्टूडेंट को हैंडल नहीं कर पाया। 2-3 दिन में ही मेरा फीडबैक बहुत ही नेगेटिव फीडबैक गया मैनेजमेंट के सामने और उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। 3 दिन बाद ही मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आप इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकते। मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो गया और फ्रस्ट्रेट हो गया कि पता नहीं मैं इस फील्ड में काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी थिंक एंड ग्रो रिच के प्रिंसिपल्स मैं जानता था और बैकएंड पे उसका सपोर्ट था, उसका मोटिवेशन था। तो फिर से एक एड मैंने देखा न्यूज़पेपर में, कोई एक प्राइवेट कोचिंग करियर लॉन्चर, शायद आप सब लोग जानते होंगे करियर लॉन्चर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। उनका एड था न्यूज़पेपर में, उनको फैकल्टी की जरूरत थी और उसमें एप्टीट्यूड फैकल्टी की उनको जरूरत थी। और एप्टीट्यूड मेरा बहुत अच्छा था पहले से ही, लॉजिकल रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि ये मैं ट्राई कर सकता हूँ, कुछ डिफरेंट है और यहाँ पे टैलेंट शो करने का मुझे अच्छा मौका मिल सकता है। तो उस टाइम पे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे चांस मिला था तो वहाँ पे 12,000 पर मंथ मुझे सैलरी ऑफर किया गया था। और नॉर्मली जो लोग स्टार्ट करते थे एज अ लेक्चरर या एज अ टीचर तो मैक्सिमम उनको 12,000 पर मंथ सैलरी मिलता था प्राइवेट कोचिंग में या कहीं पे कॉलेज में या स्कूल में। उससे ज्यादा स्टार्टअप करने वाले लोगों को सैलरी नहीं मिलता था ट्रेनिंग फील्ड में या लेक्चरर को। अ, तो जब मैं वहां पे इंटरव्यू देने जा रहा था तो थिंक एंड ग्रो रिच का एक प्रिंसिपल मेरे दिमाग में कंटिन्यू पॉप अप हो रहा था। और उसमें एक चैप्टर में ऐसा क्लियरली बताया गया था और एक एग्जाम्पल के जरिए बताया गया था कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपनी वैल्यू को कभी कम करके मत देखिए। आप जो भी बिलीव करते हो आपकी वैल्यू, एक एक बार वही सबके सामने रखिए और बाद में अगर वो रिजेक्ट होती है तो फिर वहां पे बार्गेनिंग कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो बिलीव करते हो या आपको जो चाहिए वो आपको अपफ्रंट होके सामने रखना चाहिए। तो ये बात कंटिन्यू मेरे दिमाग में चल रही थी। और इंजीनियरिंग कॉलेज कॉलेज से जब मुझे निकाल दिया गया और यहाँ पे जब मैं अप्लाई कर रहा था तो वही रिजेक्शन का फियर भी कंटिन्यू मेरे दिमाग में था कि अब ये अपॉर्चुनिटी भी चली गई तो पता नहीं मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी कब आएगी या फिर मैं यहाँ इसमें आगे काम कर पाऊंगा एज ए ट्रेनर या नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन एक एक और थिंक एंड ग्रो रिच का वो प्रिंसिपल था कि वहां पे बताया गया था कि अ, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस चल रहा हो, आप जो बिलीव करते हो, आपको जो चाहिए वो आपको पहले बताना चाहिए। तो मैंने वो प्रिंसिपल को फॉलो करना डिसाइड किया और पूरी तरह से करेजियस होके वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ उनके ओनर के साथ। और एट द एंड उन्होंने एक्सपेक्टेशन क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशन मुझसे पूछा। और मार्केट का जो नॉर्मल जो क्राइटेरिया था वो 12,000 था। 12,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता, अच्छे अच्छे कॉलेज में भी नहीं मिल सकता। तो प्राइवेट कोचिंग में तो उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कभी एप्टीट्यूड पढ़ाया नहीं था, एप्टीट्यूड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और एप्टीट्यूड फैकल्टी के तौर पे मैंने अप्लाई किया था। और इंटरव्यू के बाद जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने सोचा कि चलो एक बार
थिंक एंड ग्रो रिच इतना मेरे अंदर इंटरनलाइज हो चुका है, तो एक बार उसको अप्लाई करते हैं। और मैंने वहां पे 12,000 की जगह 20,000 मैंने बताया, जबकि मुझे 12,000 ही बताना चाहिए था, और 20,000 मैंने बताया। और 20,000 बताने के बाद उन्होंने तुरंत ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। और वो इतना बड़ा वाव मोमेंट और लर्निंग का मोमेंट था मेरे लिए कि ये कैसे पॉसिबल है, जबकि मैंने कभी एप्टीट्यूड पढ़ाया नहीं है, मुझे कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। मैंने कभी ग्रुप में कोई वर्क नहीं किया है, फिर भी उन्होंने पहली ही बार में एक्सेप्ट कर लिया और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया, और 20,000 में मैं वहां पे सिलेक्ट हो गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके रिलेटेड जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वहां पे 3 फैकल्टी का सिलेक्शन हुआ था। एक एप्टीट्यूड फैकल्टी के तौर पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, और दूसरे 2 लैंग्वेज फैकल्टी का भी उन्होंने सिलेक्शन किया था। और नॉर्मली जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबके साथ इंट्रो होता है और गेट टुगेदर होता है, तो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो 2 फैकल्टी ने जो नए फैकल्टी ने ज्वाइन किया था, उन लोगों से मेरी बात हुई क्योंकि हम सब लोग नए थे। तो उन लोगों ने बताया, जिसमें एक लैंग्वेज फैकल्टी को 2 साल का एक्सपीरियंस था और दूसरे लैंग्वेज फैकल्टी को 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस था अपने फील्ड में। और वो लोग माहिर थे, मुझे मुझे उनके जितना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन दोनों को एक को शायद 12,000 या एक को 13 या 14,000 वहां पे ऑफर किया गया था या उनको मिला था। तो इस वजह से बाद में वहां पे बड़ा इश्यू हो गया। और वो दोनों मिलकर, जब उनको पता चला कि ये प्रेशर है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इसको 20 ऑफर किया गया है जबकि हम दोनों को एक्सपीरियंस है, तो दोनों लेडी फैकल्टी थे, लैंग्वेज ट्रेनर थे, वो दोनों मिलकर फिर कंप्लेन करने गए। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मैंने गलत किया, इन लोगों को एक्चुअल में बताना नहीं चाहिए था कि मुझे इतना ऑफर किया गया है। और बाद में वो लोग कंप्लेन करने गए, लेकिन उनका कंप्लेन नहीं सुना गया और उनको उसी सैलरी में काम करना पड़ा। और सिर्फ एक करेज की वजह से, और मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करके जो मुझे चाहिए था वो अमाउंट वहां पे मांगा, इस वजह से मुझे वो अमाउंट तुरंत मिल गया, उन्होंने अप्रूव कर दिया। जबकि जो दूसरे फैकल्टी थे जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने जब एक्सपेक्टेड सैलरी का क्वेश्चन आया तो उन्होंने 12,000 13,000 ही डिमांड की। तो इस वजह से उनको वो सैलरी नहीं मिला। तो थिंक एंड ग्रो रिच की वजह से एक्चुअल में जो मुझे मिलना चाहिए था उससे डबल में मेरा स्टार्टिंग हुआ। तो सबसे पहला बेनिफिट ये था थिंक एंड ग्रो रिच का, और एक चैप्टर में क्लियरली ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है जो मुझे पूरी तरह से दिमाग में मैंने इंटरनलाइज कर लिया था कि अपने अपनी वैल्यू कभी कम करके किसी को नहीं बताना है। तो बाद में उसके बाद भी जो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दूसरा जॉब मिला, करियर लॉन्चर के बाद कुछ काम का तो 9-10 महीने काम करने के बाद सामने से एक ऑफर आया मुझे दूसरा। और वहाँ वहाँ पे भी मुझे बड़ा जंप मिला, 20 से डायरेक्ट मुझे 26,000 विद इन 9 मंथ्स वहाँ दूसरा ऑफर मिला। और वो मैंने चूज कर लिया। तो इस तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से, एक फेथ होने की वजह से, एक करेज होने की वजह से क्या हो सकता है, कितना अच्छा स्टार्ट हो सकता है और कम टाइम में कितना ग्रोथ कर सकते हैं, अगर ये सारे प्रिंसिपल्स हम जानते हैं और इसको करेजियसली हम अप्लाई करते हैं, तो किस तरह से लाइफ चेंज हो सकती है, इसका ये एक एग्जाम्पल है अ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और दूसरा एक्सपीरियंस जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और थिंक एंड ग्रो रिच की वो बात मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक मुझे वो बात याद रहेगी। और वो पहले चैप्टर में ही वो बात बताई गई है एक्चुअल में, कि एक बार आपने कुछ डिसीजन लिया है कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, तो बाद में आप जहां पे भी हो वहां पे तुरंत वो काम स्टार्ट कर दो विदाउट अ सेकंड डिले।
आप तुरंत वो काम स्टार्ट कर दो। आप फुटपाथ पे बैठे हो तो फुटपाथ पे भी वो काम करना स्टार्ट कर दो। आप किसी के लिए वेट मत करो। आप परफेक्ट कंडीशन के लिए वेट मत करो। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसके लिए भी वेट मत करो। और वो बात मुझे सबसे एट्रैक्टिव लगी थी थिंक एंड ग्रो रिच की। और वही प्रिंसिपल का यूज करके मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया था और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुआ। और वही प्रिंसिपल का यूज करके मैंने डीएमआईटी और मिड ब्रेन स्टार्ट किया। जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से क्विट किया और रिजाइन किया वहां से, और बाद में मिड ब्रेन स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने मिड ब्रेन स्टार्ट किया था और बाद में कुछ टाइम बाद मैंने डीएमआईटी स्टार्ट किया। तो मिड ब्रेन स्टार्ट किया तो कहीं से मैंने परचेज तो कर लिया मिड ब्रेन, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिस नहीं था। शुरुआत जब मैंने की तो 1-2 महीने तक कोई ऑफिस नहीं था, फिर भी मैंने कंटिन्यू प्रमोट किया विदाउट ऑफिस विदाउट एड्रेस, उसको प्रमोट किया। और बाद में 1-2 महीने बाद ऑफिस मैंने लिया। और बाद में सिचुएशन और वर्स होती गई, लेकिन फिर भी मैंने फेथ रखा और मैंने कंटिन्यू एफर्ट लगाए। और बाद में धीरे धीरे मिड ब्रेन में भी सक्सेसफुल हो गया। और मैंने कुछ टाइम बाद डीएमआईटी भी स्टार्ट किया। और 2014 में मैंने स्टार्ट किया था। 2010 टू 14 मैंने जॉब किया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। और 2010 में पहली बार मैंने थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ा। और उस बुक की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गई और 180 डिग्री पे शिफ्ट हो गया सब कुछ। मेरा माइंडसेट, मेरा बिलीफ सिस्टम, जो कि पहले शॉर्टकट पे बिलीव करता था, पहले कम काम करके ज्यादा बेनिफिट कैसे हो, अ, या मुझे कुछ ना करना पड़े और मुझे सब कुछ मिल जाए, उस टाइप का माइंडसेट था। और उसकी जगह किस तरह से सक्सेस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो मैंने सीखा। धीरे धीरे अपना माइंडसेट चेंज किया, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया। और वहां से 3-4 साल मैंने जॉब की। और बाद में मैंने डीएमआई मिड ब्रेन स्टार्ट किया। और मिड ब्रेन के कुछ टाइम बाद डीएमआईटी स्टार्ट किया 2014 में। और पिछले 10 साल में इसमें भी बहुत सारे अप डाउन्स देखे, लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स और बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मैं सीखता गया। और लर्निंग को मैंने कंटिन्यू रखा। बहुत सारे इनडायरेक्ट मेंटर्स मेरी लाइफ में है जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके बुक्स के जरिए, उनके कोर्सेज के जरिए मैं बहुत सीखा। और कम से कम पिछले 10 सालों में अलग अलग मैं 50 से 100 लोगों से कम अलग अलग कोर्सेज से मैं सीखा हूँ। और उसी की वजह से मेरा ये माइंडसेट है और मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि इस टाइप की सिचुएशन, इतनी अच्छी सिचुएशन में भी हम काम कर सकते हैं, इतना अच्छा फ्रीडम और अ, इतना जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर फेथ है और अगर आपको जो चाहिए उस पे आप बिलीव करते हो और बर्निंग डिजायर है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो एक भी रिसोर्सेस नहीं है इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको रिसोर्सेस ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे, जो थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है। और मेरी लाइफ में पूरी तरह से ये मैंने पाया है कि शुरुआत मैंने जीरो रिसोर्सेज से की थी, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। और बाद में धीरे धीरे सब मिलता गया और यहाँ तक पहुंच गया। और सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट अगर पिछले 10 साल में मुझे कोई हुआ है तो शायद मैंने मॉनेटरी वाइज तो इतना अर्निंग नहीं किया है जितना जितना एक्चुअल में कर सकता हूँ या जितना पोटेंशियल है। लेकिन सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट मेरी लाइफ में मुझे ये लगता है कि जो फ्रीडम मैंने पाया है। फ्रीडम का मतलब मेरे लिए ये है कि मैं हाईली इगोइस्टिक पर्सन हूँ। मैं मेरी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे कहीं किसी डोर पे जाना पड़े या सामने से किसी को अप्रोच करना पड़े। तो इस वजह से मैंने इतना लर्निंग किया, इतनी स्किल डेवलप की और मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि मुझे कहीं पे सेल करने जाना ना पड़े, लोग मुझे सामने से अप्रोच करें, सामने से ज्वाइन करें। और इस तरह से मैं बात करूं कि मेरा सेल्फ एस्टीम डाउन ना हो, एक सेल्समैन की तरह मुझे काम ना करना पड़े।
तो ये मेरे लिए सबसे अल्टीमेट फ्रीडम है। मैं आज भी राजकोट में डीएमआईटी और मिड ब्रेन सेल करने के लिए किसी से नहीं मिला हूँ, और मैं इसमें बिलीव भी नहीं करता हूँ कि मुझे कोई कोल्ड कॉलिंग करना पड़े या मुझे अननोन पर्सन के पास जाके मुझे उसको पीच करना पड़े। और मेरा ये माइंडसेट है कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, सामने से इंक्वायरी जनरेट होगी और वो लोग इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद मैं इंटरेक्शन करूंगा। और इसी वजह से मैंने ये सिस्टम बनाया है, और यही मेरे लिए अल्टीमेट फ्रीडम है। और कई बार उसकी वजह से कुछ लॉसेस भी होते हैं, या कुछ बिजनेस का लॉस आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। और मैं अपने हिसाब से ही काम करना चाहता हूँ, अपने टर्म्स पे ही काम करना चाहता हूँ, और यही मेरे लिए अल्टीमेट फ्रीडम है। और इसी वजह से हम अपना काम करते हैं कि हम हमारा जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से हम सारी चीज करें, ना कि हमें जो पसंद नहीं है वो हम करें। तो पिछले 10 सालों में वो फ्रीडम मैंने एंजॉय किया है पूरी तरह से। मैंने जब चाहा तब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, जब फैमिली को जरूरत पड़ी तो मैंने काम में ब्रेक करके 6-7 महीने तक फैमिली घर में भी रुका। और इस तरह से बहुत सारी चीजें मैंने की कि जो मैं अपने हिसाब से मैंने की, जहाँ पे मुझे किसी के ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, और कोई टर्म्स या कंडीशन में काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने शुरुआत से ही अचीव कर लिया था। पहले 2-3 साल मैंने स्ट्रगल किया, मुझे बिजनेस करना नहीं आता था, मुझे मार्केटिंग सेल्स समझ में नहीं आता था, और सेल्स को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता था, जिसकी वजह से मैंने स्ट्रगल किया। लेकिन एक बार जब मुझे सेल्स मार्केटिंग सब समझ में आ गया, बाद में मैंने कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं किया। जब भी मैं चाहूँ तब ऑन डिमांड में रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो ये ये दो सबसे बड़े इंसिडेंट थे जिसमें थिंक एंड ग्रो रिच का बहुत बड़ा रोल था, और उसकी वजह से ही ये सारी चीजें एक्चुअल में पॉसिबल हुई। बाद में जब एक स्टार्ट हुआ थिंक एंड ग्रो रिच की वजह से, बाद में दूसरे भी बुक्स बहुत सारे मैंने रीड किए, उससे भी सीखा, दूसरे बहुत सारे कोर्सेज। लेकिन शुरुआत थिंक एंड ग्रो रिच से हुई, और शुरुआत ही इतनी स्ट्रांग हुई, और दुनिया का नंबर 1 बुक है पर्सनल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में आज की डेट में भी। तो जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रहे हैं, और हम सारे लोग उसी एरिया में काम कर रहे हैं, हम किसी के डेवलपमेंट के लिए उनको गाइड कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली ये बुक रीड करना चाहिए। और एक एक वर्ड में अगर समराइज करना चाहें हम इस बुक को, तो एक सेंटेंस में अगर हम समराइज करना चाहें तो इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट। जो पहले चैप्टर में कंटिन्यू पूछा गया है, जो भी रीड कर रहे हैं उन लोगों को, कि आपको क्या चाहिए, आप डिसीजन लो कि आपको क्या चाहिए। और आप ये मत सोचो कि वो कैसे होगा, वो यूनिवर्स का काम है वो सोचने का कि वो कैसे होगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपको क्या क्रिएट करना है ये दुनिया में, आप सबसे ज्यादा कहाँ पे अट्रैक्ट होते हो, तो वो एक बार डिसाइड कर लो, एक डिसीजन ले लो। और वही पहला चैप्टर है, और वही पहला स्टेप है लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो। तो मैंने भी डिसीजन लिया था कि मैं अब टेक्निकल वर्क नहीं करूंगा और ट्रेनिंग में आ जाऊंगा, और ट्रेनिंग में ही मुझे काम करना है। वो एक डिसीजन था, पेनफुल डिसीजन था, बहुत हार्डशिप्स, बहुत फेलियर, बहुत नेगेटिव फीडबैक के बाद सक्सेसफुली काम किया वहां पे। बहुत खुद पे काम किया, पर्सनली खुद को डेवलप किया, अलग अलग चीजों पे काम किया। लेकिन एक डिसीजन की वजह से, और बाद में थिंक एंड ग्रो रिच में ये भी क्लियर है कि अ, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी मिलियनर है, वो डिसीजन तुरंत लेते हैं और बाद में स्लोली उसको चेंज करते हैं। जल्दी कुछ फेलियर मिलते हैं, फिर भी वो लोग तुरंत उसको चेंज नहीं करते हैं, लगातार वहां पे एफर्ट लगाते हैं और सारे ऑप्शन चेक करते हैं, और बाद में जरूरत पड़ी तो उसको चेंज करते हैं। वरना एक बार जो डिसीजन लिया, जो गोल सेट किया, उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर एक मेथड काम नहीं किया है तो वो दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, तीसरा मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने गोल को, अपने डिसीजन को कभी चेंज
नहीं करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा लर्निंग है, और इसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ कंटिन्यू, ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें। तो और एक लर्निंग है जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, जो ज्यादातर काउंसलर्स और ट्रेनिंग में जो लोग हैं वो नॉर्मली इग्नोर करते हैं। जो मैं कल फिर से मैं सुन रहा था, क्योंकि हमारी मीटिंग होनी थी तो मैं फिर से सुन रहा था। तो एक और लर्निंग है जो मैं कंटिन्यू बार बार शेयर करता हूँ लोगों के साथ, कि अच्छा नॉलेज या आप सबसे बेस्ट, आपके पास सबसे बेस्ट नॉलेज है, ये इनफ नहीं है। पैसे कमाने के लिए भी इनफ नहीं है, और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए भी इनफ नहीं है, जो थिंक एंड ग्रो रिच में बहुत क्लियरली बताया गया है। नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और इंटेलिजेंटली उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके इंटेलिजेंटली उसको कैसे डायरेक्ट करना है लोगों की तरफ, वो अगर आप नहीं जानते हैं और उसका कोई प्रैक्टिकल प्लान आपके पास नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस नॉलेज का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, ना लोगों को बेनिफिट हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से मैं बताता रहता हूँ कि सिर्फ काउंसलिंग जानना इनफ नहीं है, आपको बिजनेस कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, मैसेज कैसे डिलीवर करना है, वो भी सीखना पड़ेगा। और मेरा भी माइंडसेट यही था, शुरुआत जो लोग करते हैं उनका माइंडसेट यही होता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, तो इसलिए लोग आपके सामने से मेरा प्रोडक्ट लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप सबसे बेस्ट हो फिर भी आपको मार्केट करना पड़ेगा। कोका कोला सबसे बेस्ट है फिर भी वो मार्केट करता है, दूसरे लोग सबसे बेस्ट है फिर भी वो लोग मार्केट करते हैं, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। आपको लोगों की नजर में आना ही पड़ेगा, लोगों तक आपका मैसेज जाना ही चाहिए, वरना लोग आपसे कभी परचेज नहीं करेंगे, लोग आपकी सर्विस कभी नहीं लेंगे। और एक इमेजिनेशन का जो प्रिंसिपल है वो भी मुझे बहुत एट्रैक्टिव लगता है, कि दो टाइप के इमेजिनेशन होते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और एक सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन मतलब ऐसे लोग जो ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो पहले दुनिया में नहीं था, जो सबसे पहली बार क्रिएट हुआ है। तो उनको क्रिएटिव हम बोल सकते हैं। और सिंथेटिक इमेजिनेशन मतलब वो लोग जो क्रिएट किया हुआ है उसमें कुछ चेंज करके कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास दोनों टाइप के इमेजिनेशन होते हैं, ऑलरेडी बाय बर्थ हमारे अंदर है, लेकिन हम उसका यूज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो या तो हम क्रिएटिव इमेजिनेशन नया कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से पूरी दुनिया चेंज हो जाए, या जो क्रिएट किया हुआ है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस करे ताकि दुनिया वो बेहतर तरीके से यूज कर सके। फॉर एग्जांपल, डीएमआईटी पहले से क्रिएट किया हुआ था। डीएमआईटी मैंने क्रिएट नहीं किया है, लेकिन डीएमआईटी को मैंने इस तरह से चेंज किया है कि लोग इसको अच्छी तरह से यूज कर पाए, काउंसलर इसको इस तरह से यूज कर पाए कि लोगों की लाइफ चेंज हो, या लोगों को नई इंसाइट मिले, या लोगों को अ, अपने बारे में अच्छी डिटेल मिले, क्लियर डिटेल मिले, क्लैरिटी के साथ डिटेल मिले, ताकि वो डिटेल का यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। तो हमें ये दोनों में से कोई इमेजिनेशन का यूज करना ही चाहिए अपने काम में, चाहे हम डीएमआईटी करते हो या कुछ भी करते हो। तो मिड ब्रेन में भी हमने वही किया और डीएमआईटी में भी वही किया। डीएमआईटी पहले भी हो रहा था, मिड ब्रेन भी पहले हो रहा था, लेकिन हमने दोनों को अलग तरीके से किया, दोनों को अपनी इंडिविजुअलिटी दी, और वहां पे लोग उसको बेहतर तरीके से यूज कर पाए, ऐसा फॉर्मेट बनाया, और लोगों की लाइफ में एक्चुअल में रियल में बेनिफिट क्रिएट हो ऐसा फॉर्मेट बनाया। तो हमें कंटिन्यू इस पे काम करना चाहिए, लगातार अपडेट करना चाहिए, और हमें हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज करना चाहिए। तो ये सबसे बड़े लर्निंग थे, और डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच में एक और प्रिंसिपल है, ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल है। तो ऑटो सजेशंस का प्रिंसिपल मैं शुरुआत में यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आया था, या कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मुझे समझ में नहीं आया था, या मुझे पूरा उस पर ट्रस्ट नहीं था
कि शायद ये काम करेगा कि नहीं करेगा, जब पहली बार मैंने बुक रीड की थी। लेकिन बाद में कुछ सालों बाद मुझे वो प्रिंसिपल समझ में आया, जब अलग अलग लोगों के जरिए मुझे अलग अलग एंगल से वो नॉलेज मिला, तब मुझे समझ में आया कि ऑटो सजेशन बहुत पावरफुल है। और मैंने उसको अप्लाई किया। और कुछ अफर्मेशंस मैंने बनाए अपनी लाइफ, अपने अपने गोल्स के लिए, कि मुझे ये चाहिए। अफर्मेशन बनाए और उसको लिखना स्टार्ट किया। और वो अफर्मेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। और बाद में मैंने बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट किया, और कुछ लोगों ने उसको लॉजिकली एक्सेप्ट किया, और उन्होंने भी वो अप्लाई किया, और उनकी लाइफ में भी उनको वो रिजल्ट्स मिले। तो ये सारे प्रिंसिपल्स काम करते हैं। एक्चुअल में लॉजिकल ब्रेन, स्केप्टिकल ब्रेन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, अगर वो लोग ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सक्सेसफुल हुए हैं, तो हमें भी एक ट्राई करना चाहिए, हमें भी फेथ रखना चाहिए और इसको अप्लाई करना चाहिए। लॉजिकली चाहे कन्विंस ना हो, लेकिन इसके इसके रिजल्ट अमेजिंग है। और ये सारे जो जितने भी प्रिंसिपल है थिंक एंड ग्रो रिच के, ये राइट ब्रेन वाले प्रिंसिपल है। इसको मैथमेटिकली हम समझ नहीं सकते, लॉजिकली हम इसको समझ नहीं सकते इजीली, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। और राइट ब्रेन, हमें पता है कि राइट ब्रेन का जो पावर है वो अनलिमिटेड है, लेफ्ट ब्रेन लिमिटेड है, लेफ्ट ब्रेन के पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है। लेकिन हमने उसको ओनर बना दिया है, जबकि राइट ब्रेन को ओनर बनना चाहिए। और राइट ब्रेन के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इंट्यूशन और सारी फैकल्टी जहाँ पे हमारे सुपर पावर्स है वो राइट ब्रेन से आते हैं। क्योंकि हम डीएमआईटी और मिड ब्रेन करते हैं, तो हमें पता है कि राइट ब्रेन की क्या कैपेबिलिटी है। तो राइट ब्रेन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और राइट ब्रेन की जो जो एक्टिविटीज लोग सजेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल लोग सजेस्ट करते हैं, वो हमें करना चाहिए। और थिंक एंड ग्रो रिच की बैक स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, अगर आपको पता है। एंड्रयू एंड्रयू कार्नेगी नाम का एक पर्सन था, जो वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। और 1908 में नेपोलियन हिल एज अ प्रेस रिपोर्टर, एक मैगजीन के रिपोर्टर के तौर पे काम करता था। और वो मैगजीन ने डिसाइड किया कि हम जो भी रीच लोग हैं, उन लोगों की लाइफ पे हम आर्टिकल्स लिखेंगे अपने मैगजीन्स पे। और वो नेपोलियन हिल को वो टास्क मिला कि जितने भी रीच लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट लेकर उनको मिलना है, और उनकी लाइफ के बारे में, वो सक्सेसफुल क्यों हुए उसके बारे में आर्टिकल्स लिखना है मैगजीन। तो नेपोलियन हिल लकी था कि उसको एंड्रयू कार्नेगी, जो कि दुनिया का सबसे रिच पर्सन था उस टाइम पे, उसका अपॉइंटमेंट मिला। और 3 घंटे का उसको टाइम मिला एंड्रयू कार्नेगी के साथ। और उसने जाके इंटरव्यू किया कार्नेगी का। और यहाँ पे भी नेचर के रूल अप्लाई होते हैं, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी भी उस टाइम पे, एंड्रयू कार्नेगी की स्टोरी भी ऐसी ही थी कि वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता था। और धीरे धीरे कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके वो हाईली सक्सेसफुल हो गया। और एंड्रयू कार्नेगी भी सोचता था कि मैं जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ, और दूसरे लोग जो दुनिया में टॉप सक्सेसफुल लोग हैं अलग अलग फील्ड में, उन लोगों की सक्सेस को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स यूज किए हैं, कौन से प्रिंसिपल्स की वजह से वो हाईली सक्सेसफुल हुए, वो जानना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और उसके लिए उसको कोई पर्सन की जरूरत थी, एंट्री कार्नेगी को। और शायद नेचर ने भी इसी वजह से ये मीटिंग को अरेंज किया था। और नेपोलियन हिल ने इंटरव्यू लिया, एंट्री कार्नेगी का 3 घंटे का इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू के बाद लास्ट में एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को इनवाइट किया कि तुम मेरे घर पे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और बाद में वो 3 दिन तक कंटिन्यू नेपोलियन हिल एंड्रयू कार्नेगी के साथ रहा, जबकि उसको 3 घंटे का ही अपॉइंटमेंट मिला था। और 3 घंटे में एंड्रयू कार्नेगी को कुछ ऐसा दिखा नेपोलियन हिल में कि मुझे जो पर्सन चाहिए था, सारे जितने भी दुनिया के सबसे टॉप सक्सेसफुल लोगों लोगों के जो प्रिंसिपल्स है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए,
वो शायद ये हो सकता है। तो इस वजह से वो उसको घर पे लेकर गया नेपोलियन हिल को, और 3 दिन तक उसको साथ में रखा। और एंड्रयू कार्नेगी ने पूरा सब कुछ बताया कि वो किस तरह से सक्सेसफुल हुआ, क्या रीजन थे, क्या क्या उसने अप्लाई किया, और क्या क्या इम्पोर्टेंट है अगर सक्सेसफुल होना है। और 3 दिन के बाद लास्ट लास्ट में उसने नेपोलियन हिल को एक प्रपोजल दिया, और उसने बताया कि इस तरह का एक काम करना चाहिए, और इसको डॉक्यूमेंट करना है, और इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या तुम रेडी हो? अगर तुम रेडी हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जब इसका रिजल्ट मिलेगा या जो इससे आउटकम मिलेंगे, इससे जो जनरेट होगा, जो नॉलेज, वो दुनिया को मतलब एक अलग अलग स्टेज पे लेके जा सकता है, अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसका कोई रिटर्न भी तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और फिर भी अगर काम करने के लिए रेडी हो तो तुम यस या नो में आंसर दो। और 60 सेकंड्स का वहां पे टाइम दिया था एंट्री करने की ने, स्टॉप वॉच वहां पे ऑन करके क्वेश्चन किया था। और नेपोलियन हिल ने 20 to 25 सेकंड्स में डिसीजन ले लिया, और यस कर दिया कि हाँ मुझे ये काम करना है। और उसी टाइम पे एंड्रयू कार्नेगी ने एक अफर्मेशन बना के दिया नेपोलियन हिल को। और नेपोलियन हिल और एंड्रयू कार्नेगी के बीच एक डील हुई कि मैं जितने भी सक्सेसफुल, टॉप के सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे मिलने के लिए लेटर, रिकमेंडेशन लेटर सबको सबको लिखूंगा, और मीटिंग, इस तरह से मीटिंग होगी सब लोगों के साथ, और इस तरह से सारे लोगों की जर्नी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को जानेंगे। और एक अफर्मेशन भी दिया, और अफर्मेशन इस टाइप का था एंड्रयू कार्नेगी ने जो नेपोलियन हिल को दिया था कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अफर्मेशन का वो पार्ट, लेकिन वो अफर्मेशन कुछ इस टाइप का था कि ये ये काम मैं करूंगा, और ये काम करने की वजह से एंड्रयू कार्नेगी से भी ज्यादा लोगों को मैं मिलियनर बनाऊंगा ये दुनिया में, और उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरा क्रिएट होगा। जबकि एंड्रयू कार्नेगी सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर था, उसने सबसे बड़े बड़े लेवल पे दुनिया को इम्पेक्ट किया था, लोगों की लाइफ को चेंज किया था। और नेपोलियन हिल उसके सामने कुछ नहीं था उस टाइम पे। और वो अफर्मेशन बिलीव करना भी उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी ने उससे प्रॉमिस लिया कि डेली मिरर के सामने खड़े रहकर ये अफर्मेशन तुम्हें रिपीट करना है, डेली रिपीट करना है, कंटिन्यू रिपीट करना है। और नेपोलियन हिल ने बिलीव किया उस पे, और कंटिन्यू उसको रिपीट किया। और आज की डेट में ये फैक्ट है कि एंड्रयू कार्नेगी से कहीं गुना ज्यादा नेपोलियन हिल ने मिलियनर्स क्रिएट किए हैं ये दुनिया में। और ये एक्चुअल में प्रूव हो चुका है, जो अफर्मेशन एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को दिया था। तो अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल है। अफर्मेशन का पावर हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ज्यादातर, क्योंकि हम लोग लॉजिकल है, हम इस इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता है हमारा लॉजिकल ब्रेन। लेकिन हमें करना चाहिए, है ना? हमें हमारे गोल, और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनको क्या चाहिए, है ना? ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। और मैंने भी क्लियरली डिफाइन नहीं किया था बहुत टाइम के बाद, लेकिन आजकल मेरे पास सब कुछ डिफाइन है। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चाहिए, मुझे अपना बिजनेस में क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, किस टाइप के लोगों के साथ काम करना है, किस टाइप की कम्युनिटी बनाना है, किस किस टाइप का मेरा इम्पैक्ट होना चाहिए, मेरा मेरा पर्सनल, मुझे क्या क्या अचीव करना है, मेरे कंपनी के जरिए मुझे क्या क्या अचीव करना है, सब कुछ। पर्सनल लाइफ में मुझे क्या चाहिए, फैमिली के लिए क्या चाहिए, फैमिली के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं पे भी रेंडमली पहुंच जाएंगे। और बाद में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना गॉड को ब्लेम कर सकते हैं, ना नेचर को, ना यूनिवर्स को। किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते अगर हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। और अगर हमने डिफाइन किया है, तो जब जब मैंने डिफाइन किया, क्लियरली डिफाइन किया,
तो मुझे भी वो मिला है, और जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो भी यही बताते हैं कि जब जब उन्होंने क्लैरिटी के साथ गोल्स डिफाइन किया और उस पर काम किया, तो वो वहां तक पहुंच गए। तो हम सब लोगों को ये करना ही चाहिए। और थिंक एंड ग्रो रिच रीड करने से हमें क्लैरिटी मिलती है, और वहां पे 13 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। और वो 13 प्रिंसिपल्स 500 लोग उस टाइम पे जो सक्सेसफुल थे, जो अपने अपने एरिया में टॉप पे थे, वेल नोन थे, वो 500 लोगों की लाइफ को स्टडी करके 20 साल तक स्टडी हुआ। ये पूरा स्टडी 20 साल तक चला, और 500 लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था जो सबसे सक्सेसफुल थे, और बाद में ये 13 प्रिंसिपल्स वहां से निकल कर आए। और अगर वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, पूरी तरह से बिलीव करते हैं, तो जिस तरह से मेरी लाइफ में काम किया और दूसरे हजारों लोग, लाखों लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये काम कर चुका है, तो सब आप लोगों की लाइफ के साथ भी ये हो सकता है। और इसी वजह से मैं इसको इतना वेटेज देकर बात करता हूँ कि थिंक एंड ग्रो रिच बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी मिलियनर की पर्सनल लाइब्रेरी में आप जाकर देखेंगे तो थिंक एंड ग्रो रिच मिलेगी, या और उनका रिकमेंडेशन का जो बुक का लिस्ट होगा उसमें भी आपको थिंक एंड ग्रो रिच का नाम मिलेगा।